Hello everyone, welcome to all of you our YouTube channel ITI Technician। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में स्पीड और वेलोसिटी की, जिसमें हमने जाना था रेस्ट और मोशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो और भी पिछली क्लासेस हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। कोई उससे रिलेटेड डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसा कि क्या होता है, हमें जनरल डेज में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको एक दूसरे को समझाना होता है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी होती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज के रूप में। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बाजार जा रहा है, मैंने उससे कहा कि आप शुगर लेते आइएगा, या फिर आप मान लीजिए कोई सामान, हमने कहा दाल लेते आइएगा, तो हमसे क्या पूछेगा, कितना लेते आएंगे। एक ही शब्द उसने पूछा कितना, तो हम उसको बोलेंगे 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। हमें उसे एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ी, कितना का जवाब देना पड़ा कि 2 किलो, 4 किलो कितना चाहिए, ठीक, ले आएगा आराम से, और हमें किसी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, हम उससे पूछें भैया तुम कितनी देर में मार्केट से लौट कर आओगे, मतलब कितनी देर में आओगे, तो क्या बोलेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इधर भी हमें क्या जरूरत पड़ा, केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ी, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने समय में वापस आ जाएगा, केवल उसी की जरूरत पड़ी। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, केवल एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जबकि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हमें बताने के लिए कई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मुझे ताज होटल जाना है, तो मैंने आपको बोल दिया आप 10 किलोमीटर चले जाओ। अब 10 किलोमीटर आप चले गए, मान लीजिए आपको जाना था ईस्ट में, आप चले गए 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, तो आप ताज होटल ना पहुंचने के बजाय किसी दूसरे स्थान पे पहुंच गए। अब आप 10 किलोमीटर वहां जाने के बाद देखते हैं यहाँ तो ताज होटल है ही नहीं है। तो क्या मैंने आपको गलत बताया 10 किलोमीटर जाना है? नहीं, मैंने आपको सही बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ताज होटल है। बट मैंने आपको ये नहीं बताया, आपने केवल यही पूछा था ताज होटल कितनी दूर है, मैंने बोला 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, अब आपने ये नहीं पूछा कि किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किस तरफ जाना है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिसको हमें बताने के लिए क्या जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। जैसे ताज होटल को बताने के लिए, ताज होटल की पोजीशन को बताने के लिए हमें बताना पड़ा आप 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए, तो आप वहां पे जाके पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको हमें बताने के लिए दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, उसको हमने दूसरे कैटेगरी में रखा। तो आज बेसिकली हम इन्हीं क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटीज क्या थी जिसमें हमें एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी, उसे हम अंडर रखते हैं स्केलर क्वांटिटी के, जिसमें हमें केवल जरूरत होती है उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण की जरूरत होती है। जैसे 2 किलो चावल लाना, 4 किलो चावल लाना, केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़ा। और जो दूसरी क्वांटिटी थी जिसमें पोजीशन हमने बता रहा था, किसी स्थान की सिचुएशन को बता रहे थे, उसमें हमने क्या किया, दो चीजें बताई, डिस्टेंस बताया कितना जाना है, और ये भी बताया किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी, तो इसको हम रखते हैं अंडर वेक्टर क्वांटिटीज के। तो देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा को लिखते हैं थोड़ा सबसे पहले, फिर जानते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। तब स्केलर क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां, इसमें क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इस प्रकार की राशियों को बताने के लिए हमें केवल एक ही चीज की आवश्यकता होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसके परिमाण की आवश्यकता होती है कि वो वस्तु कितनी है, हमें उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं,
स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि अगर इसका हम एग्जांपल देखें स्केलर क्वांटिटीज में, तो सबसे पहले क्या आ गया आपका लेंथ आ जाता है, ठीक। दूरी होती है, कितनी दूरी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना दूरी है लेंथ हो गया। लेंथ के बाद सभी हमने क्या देखा था शुगर या राइस, तो क्या हो गया मास हो गया, मास को बताने के लिए। इसके साथ साथ हमने देखा था टाइम कि आप कितनी देर में वापस आएंगे, तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं स्पीड, अगर किसी की हमें चाल बतानी है, ठीक है, स्पीड को कितने गति से गतिमान है, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। तो इसमें भी हमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती कि क्यों किस दिशा में तय करता है, केवल इतना बताना होता है कितना तय करता है और कितने समय में तय करता है। तो स्पीड के साथ साथ थ्री जो हमारे वर्क थ्री कंसेप्ट होते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये तीनों क्या है स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं। वर्क, पावर, एनर्जी आप तीनों को 3M की तरह एक साथ ही याद रखेंगे। अब वो चाहे जो भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, लेटेंट हीट हो, कोई भी एनर्जी हो, तो जितनी भी एनर्जी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। इसके बाद इसके साथ साथ एनर्जी के बाद अगर और आगे बढ़ा जाए कि इसमें कौन कौन सी आती है, तो इसमें वॉल्यूम हो गया अगर आयतन बताना है, इसके साथ साथ एरिया हो गया, वॉल्यूम, एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, कितना द्रव्यमान है कोई m द्रव्यमान की वस्तु कितना आयतन घेरती है, वही उसका क्या होता है डेंसिटी होता है। इसमें भी हमें उसके डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ प्रेशर एक शब्द आता है, प्रेशर को भी हम इसको भी अंडरलाइन करके रखेंगे। प्रेशर क्या है, प्रेशर बराबर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मतलब उस एकांक क्षेत्रफल कितना प्रेशर कार्य कर रहा है तो उसे कितना दाब कार्य कर रहा है, इसे भी हम स्केलर के अंतर्गत रखते हैं। और जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, इसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, स्केलर क्वांटिटीज के ही अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं मार्क करके रखते हैं। अभी स्केलर क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक करंट को बाद में समझेंगे कि किस प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद अब डिस्कस करते हैं, और इसमें बहुत सारी राशियां होती हैं। इसके बाद चलते हैं डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो दोज क्वांटिटीज या कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities having magnitude as well as direction, जो इस प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। इनको बताने के लिए पूर्ण रूप से हमें उसके साथ दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था किसी की अगर हमें पोजीशन बतानी है, उसकी स्थिति को बताना है कि वो कहाँ स्थित है, तो इसके लिए हमें क्या होगा उसका परिमाण भी बताना होगा, उसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि इस दिशा में आपको इतना किलोमीटर जाना है। इसके साथ साथ दूसरा जो एग्जांपल होता है इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है इसमें वेलोसिटी, इसे हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी के बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, देन फोर्स जिसे हिंदी में कहते हैं बल। बल भी क्या है एक सदिश राशि है। बल जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बोर्ड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, अब हम क्या कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे इसको जाहिर सी बात है पीछे की तरफ दबाने लगेंगे, बट हमने आपको ये नहीं कहा कि आप इसको दबाइए या आप उसको दीवार की तरफ से धक्का देकर उखाड़िए।
तो फोर्स के लिए क्या है, हमें जरूरत है आपको डायरेक्शन बताने की कि किस दिशा में आपको कितना फोर्स लगाना है। ठीक, तो कोई वस्तु क्या है, गतिमान है, ठीक है, गतिमान है, चल रही है, उसको हमें रोकना है, तो उसके लिए हमें फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। तो हमें बताना होगा, जैसे कोई ये आपकी व्हीकल से गतिमान है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, अब हमने कहा इस पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको रोकिए। अब आप 10 न्यूटन क्या कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगी, ये रुकने के बजाय और गतिमान हो जाएगी। तो इसमें हमें आपको दिशा बताने की आवश्यकता होगी कि 10 न्यूटन इस दिशा में लगाना है या फिर इस दिशा में लगाना है, किस दिशा में आपको फोर्स लगा के उसको रोकना है। तो इस प्रकार से फोर्स क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। फोर्स के बाद इसमें आता है वेग, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, वेग। इसके बाद फिर मोमेंटम, कहते हैं संवेग, फिर इम्पल्स, इसे हिंदी में कहा जाता है आवेग। और इसके साथ साथ बहुत सारी राशियां होती जैसे कि टॉर्क हो गया, एटसेट्रा। तो ये सभी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, ये सभी कैसी राशियां हैं, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनको बताने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको कोई 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, या निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, या इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, या इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें क्या होती है, दिशा होते हुए भी, मैग्नीट्यूड तो है ही ऑलरेडी, इसके साथ साथ इसमें दिशा होते हुए भी ये किसके अंतर्गत रखी जाती है, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम फोर्स का एग्जांपल ले लें बल का, मान लीजिए इधर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का, और इसके राइट एंगल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन न्यूटन का। तो अगर हम पैरेललोग्राम के लॉ के अनुसार अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें, तो यहाँ पर जब हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे या फिर पैरेललोग्राम का लॉ अप्लाई करेंगे, तो वहां से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, इसके रिजल्टेंट फोर्स का, जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, ये 3 और 4 7 न्यूटन ना होकर के कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो ये क्या करता है, फॉलो करता है द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। वेक्टर का एडिशन होता है, उसके लॉ के अनुसार ये कितना आता है, 5 न्यूटन आता है। बट यही अगर इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लिया जाए कि कुछ इस डायरेक्शन में कोई अगर इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, ये है मान लीजिए 3 एम्पियर की, और एक इस डायरेक्शन की आ रही है, इस डायरेक्शन से इधर से आ रही है 4 एम्पियर की करंट, ये भी दोनों कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। अब अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होगा कि इसका जो पूरा परिणामी होगा वो कितने का होगा, तो क्या होता है, 3 और 4 डायरेक्टली जुड़कर कितना हो जाता है, 7 एम्पियर का करंट हो जाता है। ये 5 एम्पियर ना होकर के कितना हो जाता है, 7 एम्पियर का हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये वेक्टर के एडिशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वेक्टर और स्केलर के बाद इसमें एक और क्वांटिटी आती है जिसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। उसके बारे में भी जान लेते हैं जब हम कभी बीटेक लेवल से एग्जाम देते हैं या फिर डिप्लोमा लेवल से आरआरबी जेई वगैरह का, तो वहां इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टेंसर क्वांटिटी के डिफिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो देखेंगे टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। तो इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि दोज क्वांटिटीज having different magnitude in different direction
और इसी को कह सकते हैं ओरिएंटेशन। Those quantities having different magnitude in different direction or different orientation are known as tensor quantities। ये ऐसी राशियां होती हैं जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उनका जो मैग्नीट्यूड होता है क्या है, बदलता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम आपने लोगों ने कभी पढ़ा होगा फिजिक्स में एक वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं पढ़ा है तो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज दैट कोई हमारे पास एक बार है, एक छड़ है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान यम है और इसकी लेंथ क्या है, यल है। अगर इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हम इसका जो एक्सिस है वो सेंटर में लेते हैं और इसको सेंटर के परितः क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो इस समय जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर ये होता है एम एल स्क्वायर बटा 12 आता है। ठीक, इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। जब हम इसको कहाँ करते हैं, सेंटर के परितः एक्सिस मानकर उसको रोटेट करते हैं, या इसी को हम क्या करें, सेंटर के परितः ना मान करके, सेम लेंथ है हमारा, सेम मास है, मास वही एम है, लेंथ वही एल है, हम इसके डायरेक्शन या फिर इसके पोजीशन को बदल देते हैं। हम सेंटर पे ना लेके एक्सिस कहाँ लेते हैं, किसी किनारे पर लेते हैं और यहाँ पर इसको रोटेट करते हैं, तो इस समय जो इसका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर देखेंगे सेम मास है, सेम लेंथ है, वही सेम मास है, वही सेम लेंथ है। अगर हम सेंटर पे इसकी पोजीशन लेके उसको रोटेट करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। और यदि इसी को हम सेंटर पे ना लेके इसकी पोजीशन को कहाँ ले, एक कॉर्नर पे लेके वहां पे हम एक्सिस मान को उसके रोटेट करते हैं तो क्या होता है, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाता है। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटीज है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो ऐसी राशियां जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन पे या ओरिएंटेशन पे बदल जाता है उसे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। इसमें एक दूसरे एग्जांपल से भी इसको समझते हैं, जैसे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है। जब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो उसमें एक टर्म आता है स्ट्रेस, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स कैसा होता है, मान लीजिए कोई आपकी ये बॉडी है, ये मास की बॉडी है और इस पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक बल लगा रहे हैं एफ, इसको बल लगा के हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसको हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बॉडी क्या करती है, इसको अपोज करने के लिए, इस फोर्स को अपोज करने के लिए अपने अंदर से एक क्या करती है, नॉर्मल फोर्स जनरेट करती है, जिससे कि इस बल का ये क्या कर सके, विरोध कर सके या उसका प्रतिरोध कर सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लिया जाता है ये कौन से लिया जाता है, इसका जो इंटरनल फोर्स होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। अब ये फोर्स क्या होता है, दो प्रकार का होता है। यदि हम इस बॉडी पे सेंटर पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा, नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। यदि इसी बॉडी पे हम क्या है, सेंटर पे ना लगा के कुछ इस प्रकार से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी में क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स इंटरनल जनरेट होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर से दबा रहे हैं, ऊपर से हम इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या करेगी, ये नीचे से अंदर से भी एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगी। बट यदि इसी को हम इस तरीके से करके क्या करेंगे, इस पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में हम इसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, उसी के डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट करती है। तो स्ट्रेस भी इस प्रकार से क्या हो जाती है, एक टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। नॉर्मल पे नॉर्मल फोर्स रिएक्ट करती है और जब टेंजेंशियल करते हैं तो वहां पर टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के अनुसार, ओरिएंटेशन के अनुसार इस फोर्स का क्या होता है, मान चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए हम स्ट्रेस को किस में रखते हैं, टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमें कुछ और याद आता है, क्या याद आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमें याद आता है प्रेशर।
प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपान एरिया ही होता है, बट यहाँ पर जो फोर्स लिया जाता है यह कौन सा फोर्स होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर किया जाता है कि कोई भी अगर एरिया ए है तो उस पर हम बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वहां पर वो कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए हम प्रेशर को किस में लिखते हैं, सिंपली स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, और स्ट्रेस को किस में रखते हैं, टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यूनिट सेम होने से इसका वर्क सेम नहीं हो जाता है, दोनों का वर्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने जाना फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, टेंसर, स्केलर और वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। स्केलर जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और टेंसर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और ये हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।